हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बताइए कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ ठीक है? आप सब कैसे हैं प्यारे बच्चों? कैसे हैं फटाफट से आप लोग एक बार बता दीजिए, क्योंकि आज का जो क्लास है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि इस चैप्टर से ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बच्चों को बाउंस कर जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर है बहुत ही हार्ड। ठीक है, हार्ड उनके लिए है जो नहीं पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए चैप्टर हार्ड नहीं है। ठीक है, तो जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि क्लास को शुरू कर दिया जाए। और जैसे आपको पता है कि इस टाइम सिर्फ थ्योरी का ही क्लास चलता है, तो जितने भी सारे बच्चे सोए हुए हैं फटाफट से आप लोग उठा दीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आज बायो का जो चैप्टर 6 है, यहाँ पे वंशगति का आणविक आधार, उसको हम लोग करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि फटाफट से आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और एक बार बताइए कि सब चीज़ ठीक है। आवाज़ की क्वालिटी में, वीडियो की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे बाबू, फटाफट से वीडियो को शेयर करेंगे। क्या करेंगे? वीडियो को शेयर करेंगे। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन होना जरूरी है, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। आप इस पर मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आज का जो चैप्टर है क्लास 12 का प्यारे बच्चों, बायोलॉजी का जो चैप्टर 6 है, जिससे बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, बहुत ही बच्चे गलती करते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसका वन शॉट हम क्लास करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो और यहाँ आप देख लीजिए कि हम तो आपको सिर्फ यूट्यूब पे ही पढ़ाते हैं, एप्लीकेशन पे तो पढ़ाते नहीं हैं, ताकि हमारा जो इनकम हो सके। तो हम क्या करते हैं, आपको ओनली यूट्यूब पे ही पढ़ाते हैं। और ऐसा पढ़ाते हैं कि प्यारे बच्चों, हम समझते हैं कि जितने भी बच्चे हैं कि जहाँ पे आपको जैसे ऐप पे नहीं पढ़ाया जाता है, उससे अच्छा हम आपको यूट्यूब पे ही कंटेंट देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी बच्चे हैं अगर पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं, यही मेरा कमाई का एक जरिया है। अगर आप पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं तो प्यारे बच्चों ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ ले लीजिए। कितना में? 499 में। ठीक है, जितने भी सारे बच्चे हैं 499 में क्या कीजिए, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट ले लीजिए, जिसमें क्या मिलेगा आपको, ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव गेस प्रश्न के साथ मिलेगा, और प्यारे बच्चों PYQ भी मिलने वाला है। तो सभी बच्चे इसको ले लीजिए, और लेने के लिए एक नंबर नोट कीजिए 6299248935। आप इस पे संपर्क करके प्यारे बच्चों फटाफट से ले सकते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? एक बार बता दीजिए, आप सभी रेडी हैं क्लास के लिए? चलिए, क्लास के लिए रेडी हैं तो क्लास को हम तुरंत स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि वंशगति का जो आणविक आधार है, इसमें प्यारे बच्चों पढ़ना क्या है हम लोग को। सबसे पहले प्यारे बच्चों पढ़ना है DNA की संरचना पढ़ना है। प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या पढ़ना है कि DNA की संरचना पढ़ना है, DNA के प्रकार पढ़ना है। अगर DNA अनुवांशिक पदार्थ है, इसकी खोज पढ़ना है कि किसने की। अगर DNA अनुवांशिक पदार्थ है तो क्यों है, RNA क्या है, tRNA क्या है, mRNA क्या है, DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग को क्या करना है प्यारे बच्चों, इसी चैप्टर में पढ़ना है। और इस चैप्टर से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं DNA की। ठीक है, सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको टॉपिक दिया गया होगा अनुवांशिक पदार्थों की खोज। ठीक है, अनुवांशिक पदार्थों की खोज की बात करें तो जब 19वीं शताब्दी था, है ना, याद रखना है कि 1900 शताब्दी था, तब उस समय के वैज्ञानिक क्या मानते थे कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जा रहे हैं, यानी यहाँ पे याद रखना कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं और जो जा रहे हैं, वो एक प्रोटीन के कारण जा रहे हैं, यानी अनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन है। बहुत सारे वैज्ञानिकों में मतभेद था कि अनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन है। फिर कोई वैज्ञानिक ने बताया कि नहीं नहीं, अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, हमारा DNA होता है, और DNA से ही क्या होता है, और क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जाते हैं, है ना। यानी यहाँ पे याद रखना है कि बाप मतलब एक संतान से दूसरे संतान में जो लक्षण है वो जाते हैं, वो किस लिए जाते हैं, तो ये DNA के ही चलते जाते हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी में, यानी 1900 शताब्दी में, यहाँ पे याद रखना है कि ईस्वी में क्या हुआ था, आपको याद रखना है कि जो वैज्ञानिक थे वो क्या कर रहे थे, वो मान रहे थे कि नहीं, जो प्रोटीन होता है यही अनुवांशिक पदार्थ होता है, और इसी से क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारी क्या होती है, आपको याद रखना है कि लक्षण जो होते हैं ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे, क्लियर है? एक बार बताइए, बता दीजिए, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं लक्षण, यहाँ पे वो क्या होते हैं, एक प्रोटीन के कारण से जाते हैं। फिर 20वीं शताब्दी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी में प्यारे बच्चों जो वैज्ञानिक होते हैं, आपको याद कर लेना है कि जो 20वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक आते हैं और वो बोलते हैं क्या कि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण जा रहे हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण जा रहे हैं वो प्रोटीन के कारण नहीं जा रहे हैं, वो किसके कारण जा रहे हैं, तो वो DNA के कारण होता है। तो फिर विवाद शुरू हो गया, है ना।
फिर विवाद शुरू हो गया, फिर वैज्ञानिक उलझ गए आपस में कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत सारे वैज्ञानिक बोल रहे थे कि नहीं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो अनुवांशिक पदार्थ, मतलब कहने का मतलब जो लक्षण जा रहा है वो अनुवांशिक पदार्थ हमारा क्या है, प्रोटीन है। और बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जो बोलने लगे कि नहीं, जो फ्रेडरिक यहाँ पे देखिए मिशर थे, उन्होंने बताया कि डीएनए क्या है, एक अनुवांशिक पदार्थ है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जा रहे हैं वो डीएनए के कारण ही जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे अनुवांशिक पदार्थ की खोज पे एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा, अनुवांशिक पदार्थ की खोज को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे हेडिंग डालिएगा अनुवांशिक पदार्थों की खोज, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालिएगा अनुवांशिक पदार्थों की खोज। तो लिखिए 19वीं शताब्दी तक, यहाँ पे याद रखना है कि 19वीं शताब्दी तक वैज्ञानिकों का यह मतभेद रहा कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है। यानी 19वीं शताब्दी तक मतभेद रहा कि क्या है अनुवांशिक पदार्थ क्या है। कोई बोल रहा था, कोई वैज्ञानिक प्रोटीन है, कोई बोल रहा था कि नहीं डीएनए है। तो ये मतभेद चल रहा था, ठीक है। उस समय वैज्ञानिक क्या करते थे, प्रोटीन को ही अनुवांशिक पदार्थ मानते थे, है ना। यानी उस समय वैज्ञानिक प्रोटीन को क्या मानते थे कि प्रोटीन ही हमारा अनुवांशिक पदार्थ है, जो कि हम आपको अभी एक्सप्लेन किए, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि पर 20वीं शताब्दी में फ्रेडरिक मिशर, आपको याद रखना है कि फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने, ये प्यारे बच्चों वैज्ञानिक ने न्यूक्लियन की खोज की। न्यूक्लियन का मतलब ही होता है डीएनए, यानी अनुवांशिक पदार्थ। डीएनए क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जो जाते हैं डीएनए के कारण ही जाते हैं, ये सत्य है। और इसकी खोज किसने की, तो फ्रेडरिक मिशर नामक एक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। यानी 20वीं शताब्दी में फ्रेडरिक मिशर नामक एक वैज्ञानिक ने कहा कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जा रहे हैं वो किसके कारण से जा रहे हैं, तो डीएनए के कारण से जा रहे हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया, यानी न्यूक्लियन की खोज की, यानी डीएनए अनुवांशिक पदार्थ की खोज की, ठीक है। जिससे प्यारे बच्चों पुनः विवाद क्या हुआ, शुरू हुआ, है ना। यानी फिर विवाद शुरू होगा। बहुत सारे वैज्ञानिक बोल रहे थे नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, जो अनुवांशिक पदार्थ है प्रोटीन है। और ये लोग बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जो बोल रहे थे नहीं अनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए। फिर मतभेद शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है, प्रोटीन है या डीएनए, यानी न्यूक्लियन है। डीएनए को ही क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन कहा जाता है, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों याद रखना कि 20वीं शताब्दी में यहाँ पे कई प्रयोग द्वारा अनेक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि जो प्यारे बच्चों डीएनए है क्या है, वो अनुवांशिक पदार्थ है। यानी 20वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोग किया, प्रयोग कर करके क्या बताया कि हाँ डीएनए ही क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है ना। 20वीं शताब्दी में पूरी तरह से सिद्ध हो गया कि नहीं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है कि वो होते हैं डीएनए के कारण, है ना। डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है जो एक लक्षण क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जो जाते हैं वो डीएनए के कारण होता है। जैसे बाप का लक्षण बेटे में है तो क्या होता है प्यारे बच्चों, डीएनए के कारण ही होता है, क्योंकि डीएनए क्या है, एक अनुवांशिक पदार्थ है। और आपको याद रखने के डीएनए जो कि संरचना होती है ना, एक सीढ़ी नुमा संरचना होती है, जो कि हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अभी आगे बढ़िए, अगला है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फटाफट से पहले तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए सभी बच्चे नोट कीजिए तो फटाफट से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे बात आती है प्यारे बच्चों, सभी बच्चे ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक बात आती है, ध्यान रखना है कि फ्रेडरिक, यहाँ देखिए ग्रिफ्थ का प्रयोग है ना, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का प्रयोग है ना, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का प्रयोग है ना। यानी बताया गया फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का प्रयोग क्या है। तो यहाँ देखिए फ्रेडरिक ग्रिफ्थ की प्रयोग की बात करें तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले प्यारे बच्चों एगो निमोनिया का जीवाणु लिया। यानी इसमें क्या किया, प्रयोग किया गया, है ना। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने एक प्रयोग किया, ठीक है, जिसमें से निमोनिया का एगो क्या किया प्यारे बच्चों, जीवाणु लिया। निमोनिया रोग का एगो जीवाणु, जिससे निमोनिया फैलता है, जिससे निमोनिया फैलता है, उस निमोनिया रोग का एगो जीवाणु लिया जिसका नाम क्या है, यहाँ पे याद रखना है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, है ना, जिसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। उस जीवाणु को लिया और प्यारे बच्चों उसको गर्म किया, ठीक है। ये सारी चीजें प्रक्रिया की किस लिए, कि पता लगाने के लिए कि डीएनए जो है वो अनुवांशिक पदार्थ है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके प्रयोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कौन सा प्रयोग है यहाँ पे आपको याद रखने की, फ्रेडरिक, यहाँ पे याद रखिए ग्राफिक प्रयोग क्या है। तो यहाँ देखिए फ्रेडरिक ने अपने प्यारे बच्चों प्रयोग में निमोनिया रोग के एक जीवाणु लिया जिसका नाम क्या है, निमोनोकाई, है ना। यानी निमोनोकाई का मतलब क्या होता है आपको ध्यान में रखना है, सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे। निमोनोकाई का मतलब क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु, यानी निमोनिया का एक जीवाणु लिया जिसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस प्यारे बच्चों क्या, न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस क्या लिया, निमोनी लिया, एगो जीवाणु लिया, ठीक है। क्या लिया, निमोनी का, यानी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एगो जीवाणु लिए और प्यारे बच्चों क्या किए, गर्म किया
तो वो मृत हो गया। सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि ग्राफित ने अपने प्रयोग में निमोनिया का एक जीवाणु लिया और उसको प्यारे बच्चों गर्म किया, यानी एक निमोनिया का मान लीजिए जीवाणु लिए और क्या किए, इसको प्यारे बच्चों गर्म किए, है ना, इसको गर्म किए तो क्या किया, ये क्या हो गया, मृत हो गया। क्या हो गया, मृत हो गया। समझिएगा यहाँ पे जब इसको गर्म किए तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, मृत हो गया। इसमें यहाँ पे देखिए न्यूक्लियक अम्ल डीएनए के अतिरिक्त सभी जो पदार्थ जैसे प्रोटीन जो होते हैं वो सारे क्या हो गए, मर गए। यानी जब इन्होंने गर्म किया, याद रखना है कि जब इन्होंने गर्म किया, जब याद रखना है सबसे पहले तो यहाँ पे सही से, जब स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु को क्या किया, इन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए कि स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु है, इन्होंने क्या किया कि इसको गर्म किया। ठीक है, क्या किया प्यारे बच्चों, इसको गर्म किया। जब इसको गर्म किया प्यारे बच्चों तो इसमें के जितने भी प्रोटीन थे जितने भी यहाँ पे थे वो क्या हो गए, मृत हो गए। क्या हो गए, मृत हो गए। लेकिन इसमें जो डीएनए था वो प्यारे बच्चों वैसे ही क्या वैसा बच गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इन्होंने क्या किया कि ग्राफित ने अपने प्रयोग में निमोनिया रोग का एक यहाँ पे क्या लिया, जीवाणु लिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, उसको गर्म किया तो वो मृत हो गए। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियक अम्ल डीएनए के अतिरिक्त जितने भी प्रोटीन थे वो क्या हो गए, निष्क्रिय हो गए, यानी मर गए। अब इन्होंने इस मृत जीवाणु को निमोनिया रोग के एक यहाँ देखिए आरोग्यजनक जीवाणु के साथ चूहे में प्रवेश कराने के लिए, मतलब प्रवेश कराने पर चूहे को निमोनिया रोग हो गया और यह मृत हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए निर्जीव जीवाणु का डीएनए न्यूक्लियक अम्ल सजीव, यहाँ पे देखिए यहाँ पे याद रखना है कि अरोगजनक जीवाणु के अनुवांशिक लक्षण में परिवर्तन करके इसे रोगजनक जीवाणु में बदला जा सकता है। नहीं समझ में आया, समझे, नहीं समझ में आया, किसी को भी नहीं समझ में आया, एक बार बताइए कमेंट करके कि समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, सभी बच्चे बताएंगे आया नहीं आया। चलिए सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा कि जो वैज्ञानिक थे, तो याद रखना है कि सबसे पहले वैज्ञानिक ने क्या किया, एगो एस प्रभेद लिया। याद रखना है कि एगो एस प्रभेद लिया। एस प्रभेद यानी ये क्या है, रोगजनक जीवाणु है। यहाँ पे क्या है, ये रोगजनक जीवाणु है, रोगजनक जीवाणु। याद रखना है ये क्या है, रोगजनक जीवाणु है। एगो क्या लिया प्यार बच्चों, आपको ध्यान में रखना है, एगो तो एस प्रभेद लिए, एगो प्यार बच्चों क्या लिए, आर प्रभेद लिए। कौन, आर प्रभेद लिए, आर प्रभेद जीवाणु लिए, आर प्रभेद जीवाणु लिए। ये क्या है, अरोगजनक है, यानी इससे रोग नहीं होता है। क्या होता है, अरोगजनक है। अभी सभी आपको समझ में आ जाएगा। क्या किया, अरोगजनक जीवाणु लिया। ठीक है, यानी जो एस प्रभेद लिया, एगो आर प्रभेद लिया। ठीक है, यानी प्यारे बच्चों आपको याद रखने की एस प्रभेद क्या है, रोगजनक जीवाणु है। ठीक है, और आर प्रभेद क्या है, अरोगजनक जीवाणु है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि ये जो आर प्रभेद है इसको क्या बोला जाता है, ये जो है क्या है हमारा आर प्रभेद, आर प्रभेद। ये क्या है हमारा एस प्रभेद है। ठीक है, ये हमारा। तो जब आर प्रभेद को क्या किया इन्होंने प्यारे बच्चों, चूहे के अंदर डाला। ठीक है, जब यहाँ पे आपको याद रख लेना है कि जब आर प्रभेद को चूहे के अंदर डाला, जो कि आर प्रभेद हमारा क्या है, अरोगजनक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि जो आर प्रभेद है हमारा क्या है, जो आर प्रभेद है हमारा क्या है, अरोगजनक है। यानी जब आर प्रभेद को क्या किया, आपको ध्यान में रखना है कि जब आर प्रभेद को, आपको ध्यान में रखना है कि जब आर प्रभेद को ये जो वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक, उन्होंने क्या किया, एक चूहे के अंदर डाला तो वो चूहा मारा नहीं, जिंदा ही था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और रोगजनक जीवाणु को क्या किए प्यारे बच्चों, जो एस आर प्रभेद था। ठीक है, आर प्रभेद को क्या किए कि चूहे के अंदर डाले तो चूहा क्या हुआ, मरा नहीं। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों जब एस प्रभेद, ये क्या है हमारा एस प्रभेद है, एस प्रभेद जीवाणु जो कि क्या है, रोगजनक है। एस प्रभेद को हमने इधर क्या लिखा कि एस प्रभेद क्या है हमारा, रोगजनक जीवाणु है। ठीक है, तो जब उन्होंने इस प्रभेद यहाँ पे जीवाणु को क्या किया, इस प्रभेद जीवाणु को चूहे में डाला तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, मृत हो गया, है ना। यानी रोगजनक जीवाणु को डाले तो क्या हो गया, मर गया। और अरोगजनक यानी आर प्रभेद जीवाणु को डाले चूहे के अंदर तो ये क्या रहा, जीवित रहा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि ये क्या किए कि जो हमारा आर प्रभेद क्या है, आर प्रभेद, याद रखना है कि ये जो आर प्रभेद है, आर प्रभेद तो रोगजनक है, आर प्रभेद क्या है, रोगजनक है। ये क्या है, आर प्रभेद जो जीवाणु है ये क्या है, रोगजनक है। अब इसको क्या किए, गरम किए, है ना, क्या किए, गरम कर दिए। तो जब गरम किए तो इसमें क्या जितना भी प्रोटीन वोटीन था, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को जब गरम किया तो सारे चीज मर गया प्रोटीन को छोड़ के। उन्होंने बताया कि सारी चीजें निष्क्रिय हो गई, किसको छोड़ के, प्रोटीन यानी सब चीज निष्क्रिय हो गई, किसको छोड़ के, तो यहाँ पे याद रखिए डीएनए को छोड़ के। तो फिर इन्होंने क्या किया, जब आर प्रभेद को पहले डाला था तो ये मर गया, लेकिन इस आर प्रभेद को क्या किए, गर्म पानी में क्या किए प्यारे बच्चों, उसको गर्म करके
सब चीज को यहाँ पे प्रोटीन वोटीन जब गर्म किए तो मर गया, उसमें क्या बचा, सिर्फ डीएनए बचा, ठीक है। तो जब इसको गर्म करके आर प्रभेद को चूहे के अंदर डाला तो चूहा क्या रहा, जीवित रहा, है ना। यानी जब यहाँ पे बिना गर्म किए आर प्रभेद को क्या किया, किसी चूहे में डाला तो मर गया, लेकिन आर प्रभेद को जब गर्म किए जीवाणु को तो तब उसके बाद से चूहे के अंदर डाले तो चूहा क्या रहा, जीवित रहा, है ना। यानी इसके अंदर डीएनए था, ओनली बचा था जब गर्म किए थे तो डाले तो क्या हुआ, ये जीवित रहा। फिर क्या किए प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद कर लेना है कि फिर क्या किए, आर प्रभेद को याद रखना है कि आर प्रभेद को और क्या किए, एस प्रभेद को क्या किया इन्होंने, आर प्रभेद और एस प्रभेद को एक ही में मिला दिया। रोगजनक और अरोगजनक जो प्यारे बच्चों जीवाणु थे इनको एक ही में मिला के तब एक चूहे के अंदर डाला तो चूहा क्या हो गया, मर गया। तो इनसे तो प्यारे बच्चों ये पूरी तरह से सिद्ध नहीं कर पाए, लेकिन इतना जरूर किए कि कुछ ना कुछ तो है, डीएनए ही है जो अनुवांशिक पदार्थ है। क्या, डीएनए ही है जो अनुवांशिक पदार्थ है, क्योंकि जब आर प्रभेद को गर्म किए थे तो इसमें का प्रोटीन क्या हुआ था, मर गया था, फिर भी ये चूहा क्या रहा, जिंदा रहा। बिना प्रोटीन के भी जो यहाँ पे चूहा जिंदा रहा, तो उन्हें क्या पता लगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो है, पूरा सिद्ध नहीं किया लेकिन कुछ ना कुछ तो है, डीएनए ही हमारा अनुवांशिक पदार्थ है। तो इन्होंने एक खोज किया, तो वही बातें लिखी है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे याद रखना है कि फ्रेडरिक ग्राफिक, फिर से हम एक बार डेफिनेशन बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा। अरे यार, चलिए फिर से एक बार बता देते हैं ताकि सभी बच्चे को ध्यान में रहे, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट होता है और ये थोड़ा सा चैप्टर हार्ड है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि फ्रेडरिक ग्राफिक का प्रयोग क्या है। तो ग्राफिक अपने प्रयोग में निमोनिया का रोग का एक जीवाणु लिए। निमोनिया रोग का जीवाणु कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु, ठीक है। यहाँ पे प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा, स्ट्रेप्टोकोकस। यहाँ पे फिर से साफ साफ लिख देते हैं ताकि प्यारे बच्चों आपको समझ में आए, ठीक है। आपको फिर से समझा देते हैं, क्या लिया, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु लिया। स्ट्रेप्टोकोकस क्या लिया, जीवाणु को लिया, ठीक है। निमोनी लिख देते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एगो जीवाणु होता है, ठीक है। एगो जीवाणु को लिया, ठीक है। उसको क्या किया प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है कि उस जीवाणु को क्या किया, ये क्या किए प्यारे बच्चों, गर्म किए, है ना, हीट किए, है ना। इसको क्या किए, सिलेंडर से मान लीजिए जरा के इसको हीट किए। तो प्यारे बच्चों ये जो जितने भी प्रोटीन थे चाहे जितने भी थे वो क्या हो गए, मृत हो गए, ठीक है, मृत हो गए। लेकिन इसमें का जो डीएनए बचा ना वो ऐसे ही बच गया, है ना, ये मृत नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद से प्यारे बच्चों एगो रोगजनक लेते हैं, क्या, एस प्रभेद याद रखना है। एस प्रभेद जो कि क्या है, एक रोगजनक जीवाणु है। और एगो क्या लिया बाबू, आपको याद रखना है कि एगो क्या लिया, एगो लिया आर प्रभेद, लेकिन क्या है, आर प्रभेद क्या है, एगो अरोगजनक जीवाणु है। क्या है, आर प्रभेद एगो अरोगजनक जीवाणु है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों वही बात आ गई सेम टू सेम कि प्यारे बच्चों ग्राफिक ने अपने प्रयोग में निमोनिया रेट का एगो जीवाणु लिया, इसका नाम एक और भी है निमोनोकाई, को गर्म किया तो वो मृत हो गया। इनमें न्यूक्लियक अम्ल डीएनए के अतिरिक्त जितने भी पदार्थ थे वो मर गए, निष्क्रिय हो गए। अब इन्होंने इस मृत जीवाणु को निमोनिया रोग के एक, यहाँ देखिए, आरोगजनक, है ना, और जीवाणु के साथ एक चूहे में प्रवेश कराया तो चूहा क्या हो गया, निमोनिया रोग हो गया, ठीक है, और यह मृत हो गया, ठीक है। यानी आर प्रभेद को डाला प्यारे बच्चों चूहे के अंदर, यानी इस प्रभेद को डाला तो ये क्या हो गया, मर गया, है ना। अब यहाँ देखिए, क्योंकि निर्जीव जीवाणु का डीएनए न्यूक्लियक अम्ल सजीव, यहाँ देखिए, रोगजनक जीवाणुओं के अनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन करके इसे रोगजनक जीवाणु में बदल दिया। तो यहाँ पे हमने आपको पूरा अच्छी तरीके से बताया कि जब आर प्रभेद यानी रोगजनक को चूहे के अंदर डाला, मर गया। एस प्रभेद जो कि क्या है, आरोगजनक है, अब इसको क्या किया, चूहे के अंदर डाला तो ये, सॉरी यहाँ पे क्या कीजिएगा, आर प्रभेद जो है क्या है, हमारा अरोगजनक है, आरोगजनक। जब इसको डाला तो चूहे को कुछ नहीं होगा। एस प्रभेद हमारा रोगजनक है, इसको चूहे के अंदर डाला तो चूहा मर गया। अब क्या किए प्यारे बच्चों, ये क्या है, आर प्रभेद, एस प्रभेद जो है हमारा क्या है, ये एस प्रभेद क्या है, याद रखना है, ये एस प्रभेद, यहाँ पे याद रखिएगा एस प्रभेद होगा। ये जो एस प्रभेद है प्यारे बच्चों, एस प्रभेद, ये जो एस प्रभेद है इसको क्या किया प्यारे बच्चों, एस प्रभेद से क्या हो गया,
आपको याद रखना है कि चूहा मर गया, ठीक है। जब इस प्रभेद को इन्होंने गर्म किया, फिर चूहे के अंदर डाला तो चूहा जिंदा रहा। तो यहाँ पे मर गया, यहाँ पे जिंदा रहा, यानी क्या हुआ कि जब गर्म किए तो सारे जितने भी प्रोटीन वोटीन जितने भी थे वो मर गए, लेकिन प्यारे बच्चों बचा क्या, इसमें डीएनए, और डाले तो ये जिंदा रहा। फिर क्या किए, आर प्रभेद और एस प्रभेद को मिला के डाले चूहे के अंदर, तो चूहा मृत हो गया। तो इनको तो ये पता चल गया कि प्रोटीन नहीं है हमारा क्या अनुवांशिक पदार्थ, हमारा अनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए अब आइए आगे बढ़िए बाबू। ये है ओस्टावर्ल्ड, यहाँ देखिए ओवेरी का एक प्रयोग, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया और यही सब आपको पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि ओस्टावर्ल्ड ओवेरी प्रयोग यहाँ पे क्या है, ठीक है। ओस्टावर्ल्ड ओवेरी प्रयोग क्या है, तो ग्राफिथ के बाद ओस्टावर्ल्ड ओवेरी ने अपने सहयोगी वैज्ञानिकों से मिलकर यह पता लगाया कि आरोग्यजनक जीवाणुओं का अनुवांशिक यहाँ देखिए रूपांतरण रोगजनक जीवाणुओं का डीएनए ही बदलता है ना, ये पता लगा, प्रोटीन नहीं। अर्थात क्या है, इस बात से यह स्पष्ट हो गया कि जो डीएनए ही है हमारा क्या है प्यारे बच्चों, अनुवांशिक पदार्थ है। यानी प्यारे बच्चों क्या किया, ग्राफिथ के बाद कौन सा, ओस्टावर्ल्ड ओवेरी नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने सहयोगी वैज्ञानिक के साथ रिसर्च किया और उससे यह पता लगाया कि क्या है कि जो हमारा डीएनए ही है वो क्या है, हमारा अनुवांशिक प्यारे बच्चों क्या है, पदार्थ है ना। तो ये आपको समझ में आ गया कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है। अब देखिए प्यारे बच्चों, नोट देखिए आप लिखिएगा कि शीघ्र ही यहाँ आप देखिए अल्फ्रेड यहाँ आप देखिए मस्काई ने भी यह सिद्ध किया कि जीवाणु की समाप्ति यहाँ आप देखिए दैहिक कोशिका डीएनए समान होती है। यानी प्यारे बच्चों, तथा युग्मक में डीएनए यहाँ पे आधा रहता है, ठीक है। यानी बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सिद्ध किया कि हाँ ये प्रोटीन नहीं, हमारा जो डीएनए है वही अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। अब देखिए कि अंत में यहाँ पे याद रखिएगा कि हर्षे एवं चेज ने, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अंत में हर्षे एवं चेज नामक वैज्ञानिक ने भी अपने प्रयोग के माध्यम से सिद्ध किया कि डीएनए ही क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है ना। यानी हर्षे और चेज ने क्या प्यारे बच्चों, अंत में सबसे अंत में इन्होंने प्रयोग किया और इन्होंने भी प्यारे बच्चों अपने प्रयोग में 100% सिद्ध कर दिया कि जो डीएनए ही है क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। पूरा 100% इन्होंने ही सिद्ध किया है कि हाँ डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। चलिए, इन प्रयोगों के माध्यम से यह पूर्ण रूप से सिद्ध हुआ कि डीएनए ही क्या है, हमारा अनुवांशिक पदार्थ है। अर्थात डीएनए ही एक क्या है, यानी डीएनए ही एक पीढ़ी के लक्षण को दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हर्षे और कौन, चेज ने प्यारे बच्चों अंतिम में क्या किया कि सबसे अंतिम प्रयोग किया और उसमें पूरा साबित करके दिखाया कि जो हमारा होता है क्या होता है कि डीएनए ही हमारा अनुवांशिक पदार्थ होता है। इतना क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, बता दीजिए। चलिए इतना क्लियर हो गया, चलिए इतना क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे हम कुछ देखते हैं इंग्लिश। चलिए अब हर्षे और चेज के यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या किया, उन्होंने बैक्टीरियोफेज एक लिया, ठीक है। यानी बैक्टीरियोफेज क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज की कुछ संरचना इस प्रकार से होती है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार से होती है, आपको ध्यान में रखना है। बैक्टीरियोफेज की जो संरचना होती है ना प्यारे बच्चों, कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है कि इसके ऊपर क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ये सब जितने भी होते हैं क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये क्या है, हमारे प्रोटीन है। बैक्टीरियोफेज की हम संरचना को बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। प्यारे बच्चों बैक्टीरियोफेज में प्यारे बच्चों ये जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में क्या पाया जाता है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्रोटीन में क्या पाया जाता है, आपको याद रखना है कि इसमें क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों, प्रोटीन सेल में सबसे पहले आपको याद रखना है कि सल्फरेंट पाया जाता है। यानी इसमें क्या पाया जाता है, अगर आपसे बोलेगा कि प्रोटीन में क्या पाया जाता है, प्रोटीन में सल्फर। और इसमें जो डीएनए है आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो डीएनए है, डीएनए प्यारे बच्चों डीएनए में क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। डीएनए में क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों, फास्फोरस पाया जाता है, जो कि यहाँ पे दिया भी होगा। चलिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीएनए फास्फोरस पाया जाता है। देखिए आपको याद रखना है कि डीएनए में क्या फास्फोरस पाया जाता है, प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है, ठीक है। तो क्या किया, बैक्टीरियोफेज के 2 जीवाणुओं को लिया, ठीक है। बैक्टीरियोफेज 2 लिया जीवाणु को और एक में क्या किया, प्रोटीन डाला, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या, आपको याद रखना है कि एक में सल्फर डाले, प्रोटीन कैप्सूल यानी सल्फर को डाले जिसमें सल्फर की मात्रा है, ठीक है। और एक में क्या करे, यहाँ पे डीएनए डाले जिसमें फास्फोरस है, जिसमें क्या है, फास्फोरस है। तो इसमें क्या हुआ, कोई प्रभावी लक्षण नहीं दिखाई दिया, लेकिन इसमें क्या हुआ प्यारे बच्चों, तीनों में प्रभाव को दर्शाया, तीनों में। तो इससे ये साबित हो गया, हर्षे एवं चेज के प्रयोग में ये तो साबित हो गया कि हाँ जो डीएनए है वो ही है क्या है, हमारा अनुवांशिक पदार्थ। तो यहां तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कि डीएनए यानी डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा।
डीएनए का फुल हो जाए पूरा यहाँ आप देखिए डीएनए की बात करें तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, याद रखना है डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये तो अभी उसी टाइम से यही पढ़ रहे थे कि डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ है जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, जो एक पीढ़ी से लक्षण को दूसरे पीढ़ी में क्या करता है, स्थानांतरित करता है ना, ये तो आपने पढ़ा। स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिशनर ने सन 1869 में केंद्र में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ जैसे डीएनए की खोज की। इन्होंने यहाँ पे प्यारे बच्चों इसका नाम क्या दिया, न्यूक्लियॉन दिया, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। सबसे पहले कि स्विट्जरलैंड के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे प्यारे बच्चों फ्रेडरिक मिशनर, उन्होंने इन्हें सबसे पहले बताया था कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। डीएनए यहाँ पे याद रखने की पादप विषाणु के अतिरिक्त सभी सजीवों में स्थिति महत्वपूर्ण जैव रासायनिक यौगिक है, इसे शरीर के आत्मा भी कहा जाता है, यानी डीएनए को शरीर का आत्मा भी कहा जाता है, इन्होंने ये बताया, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि डीएनए का पादप यहाँ पर देखिए विषाणु के अतिरिक्त सभी सजीव में स्थित महत्वपूर्ण जैव रासायनिक यौगिक है, इसे शरीर का आत्मा भी कहा जाता है, इससे प्यारे बच्चों बताया गया है कि ये डीएनए होता है, ठीक है। तो ये आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले नोट कर लीजिए। अब देखिए डीएनए का रासायनिक संगठन क्या है, आपको याद रखना है कि डीएनए की संरचना क्या होती है और डीएनए का जो रासायनिक संगठन होता है वो क्या होता है, हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालिए डीएनए का रासायनिक संगठन, ठीक है, डीएनए का रासायनिक संगठन, ठीक है। डीएनए का रासायनिक संगठन क्या है, तो डीएनए का रासायनिक संगठन कुछ इस प्रकार से है। पहला है शर्करा होता है, ठीक है, दूसरा क्या होता है, फास्फोट समूह होता है, तीसरा होता है नाइट्रोजनिक क्षार होता है, उसके बाद क्या होता है, प्यूरिन होता है जो एडेनिन और ग्वानिन को स्रावित करता है, और दूसरा पायरिमिडीन होता है जो थाइमिन और साइटोसिन को प्यारे बच्चों जोड़ता है, ठीक है। पहला जो प्यूरिन है एडेनिन और ग्वानिन को जोड़ता है, दूसरा क्या है पायरिमिडीन है जो थाइमिन और साइटोसिन को जोड़ता है। तो सबसे पहले शर्करा की बात करें तो डीएनए में प्यारे बच्चों ऑक्सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइबोस शर्करा पाई जाती है, यानी डीएनए में क्या पाया जाता है, आपको याद रखना है कि ऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। फास्फेट समूह की बात करें तो यहाँ पे फास्फोरिक अम्ल यहाँ पे H3PO4 के रूप में ये होता है, फास्फोट समूह होता है इसमें, ठीक है। आपको याद रखने की नाइट्रोजनिक क्षार में बात करें तो नाइट्रोजनिक क्षार दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है, प्यूरिन। प्यूरिन को किस किस को जोड़ता है, तो एडेनिन और ग्वानिन को क्या जोड़ता है, प्यूरिन, एडेनिन ग्वानिन को, और थाइमिन साइटोसिन को पायरिमिडीन जोड़ता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब आइए प्यारे बच्चों डीएनए की संरचना पढ़ते हैं जो कि मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। प्यारे बच्चों ये टॉपिक को समझते हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। टॉपिक का नाम क्या है, डीएनए की संरचना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको समझ लेना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो डीएनए की संरचना में सबसे पहले बात करें तो इसका दूगो सिरा होता है। जैसे ये प्यारे बच्चों क्या है, ये क्या है, डीएनए है, इसका दूगो सिरा है, ये होता है 5 से 3 है ना, और नीचे वाला होता है प्यारे बच्चों 3 से 5 सिरा होता है। जैसे ये क्या है हमारा 5 से क्या है प्यारे बच्चों, याद रखना है कि 5 से 3 है, और ये हमारा सिरा हो जाएगा 3 से 5। यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये तो हमारा सिरा होता है, ठीक है, सिरा होता है। अब प्यारे बच्चों इसमें जो प्यारे बच्चों ये जो बंध पाए जाते हैं आपको याद रखना है सबसे पहली बात कि इसमें कौन किससे जुड़ा होता है, कौन नाइट्रोजन क्षार किससे जुड़ा होता है, ये आपको याद रखना है कि प्यारे बच्चों एडेनिन और प्यारे बच्चों थाइमिन आपस में, मतलब एडेनिन और प्यारे बच्चों क्या थाइमिन आपस में जुड़ा होता है, और जो एडेनिन और थाइमिन आपस में जुड़ा होता है ना, ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। यानी प्यारे बच्चों बात किया जाए तो ये इस प्रकार है ना, ये इस प्रकार है। तो इसमें जो प्यारे बच्चों ये जो जुड़ा हुआ है एडेनिन और थाइमिन, याद रखना है ये जो एडेनिन और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, थाइमिन और एडेनिन है, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। इधर ये थाइमिन और ये एडेनिन है, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से ये क्या होता है, जुड़ा होता है। जबकि साइटोसिन जो ग्वानिन होता है, यानी यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे क्या है, ये साइटोसिन और ग्वानिन है, यहाँ पे साइटोसिन और ग्वानिन है, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से ये क्या होता है प्यारे बच्चों, जुड़ा हुआ होता है। तो ये भी साथ में आपको ध्यान में रखना है। तो डीएनए की सिंपल सी संरचना की बात करें कि इसमें क्या होते हैं, सबसे पहले दो प्यारे बच्चों क्या होते हैं, आपको याद रखना है कि दो इसमें क्या होता है, सीरा होता है, ठीक है। दो सीरा, जो एगो होता है 5 से 3 और दूसरा होता है 3 से 5 सीरा होता है, ठीक है। और दूसरा बात करें प्यारे बच्चों कि इसमें जो यहाँ पे जुड़ा होता है क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होता है और ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। जबकि जो साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ा होता है ये ट्रिपल हाइड्रोजन बंधन से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं कि डीएनए यहाँ पे होता है, डीएनए पाली ने आप देखिए न्यूक्लियोटाइडस श्रृंखला की बनी हुई एक द्वितीय कुंडली
सर्पिलाकार सीढ़ीनुमा संरचना होती है। तो हमने क्या बताया कि डीएनए जो होता है वो सीढ़ीनुमा संरचना होती है, दुगोपाली होता है, ये सीढ़ीनुमा संरचना की होती है। अब देखिए जिसमें एक यहाँ आप देखिए प्यूरिन एक पायरिमिडीन से ठीक सामने जुड़ा होता है, एक प्यूरिन और एक क्या होता है प्यारे बच्चों पायरिमिडीन से ठीक सामने जुड़ा होता है, जिसमें एडेनिन ए और थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध बनाता है तथा प्यारे बच्चों ग्वानिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने आपको क्या बताया कि एडेनिन और जो यहाँ पे याद रखने की थाइमिन है ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते हैं जुड़े होते हैं, जबकि प्यारे बच्चों साइटोसिन और ग्वानिन है वो क्या होते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो ये भी आपको याद रख लेना है। अब चलिए कि इसके प्रत्येक यहाँ आप देखिए समक्षर को की जो दूरी होती है ना, इसकी जो समक्षर की दूरी होगी यहाँ पे 3:4 यानी 34 एंगस्ट्रॉन आप लोग याद रखिएगा, 34 एंगस्ट्रॉन होती है तथा प्रत्येक 10 यहाँ पे याद रखना है कि समक्षर के बाद ऐठन करता है। प्रत्येक 10 समक्षर के बाद ये एगो ऐठन होता है। ये जो एगो ऐठन होता है ना प्रत्येक समक्षर के बाद एगो ऐठन होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। जिसकी दूरी क्या होती है प्यारे बच्चों 34 एंगस्ट्रॉन होती है तथा इसकी जो चौड़ाई होती है 20 एंगस्ट्रॉन होती है और डीएनए की घुमाव में ही एक दीर्घ खींचा होता है, वो एक लघु खींचा होता है। यानी डीएनए में जो प्यारे बच्चों क्या होता है को दीर्घ होगा एक लघु होगा। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक देखिए ये वाला क्या है, ये वाला जो है यहाँ पे ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों सबसे पहले कि ये वाला है एगो क्या है, इसमें क्या हो गया दीर्घ खिंचाव हो गया। ये जो हो गया हमारा दीर्घ हो गया है ना बड़का चका, एगो ये हो गया प्यारे बच्चों क्या हो गया कम खिंचाव हो गया है ना। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे दर्शाया गया कि ये वाला जो खिंचाव है ये वाला एगो क्या हो गया दीर्घ हो गया, एगो क्या हो गया ये लघु हो गया। यानी इसमें 2 खिंचाव होता है प्यारे बच्चों, पहला एगो दीर्घ होता है, एगो क्या होता है लघु होता है। तो ये डीएनए की संरचना होती है जो आपको ध्यान में रखना है। सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा A to Z बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे डीएनए की संरचना के बारे में इतना जान गए कि क्या होता है प्यारे बच्चों 2 इसमें क्या होता है सबसे पहले 2 सिरा होता है जो होता है 5 से 3 नीचे वाला 3 से 5 और प्यारे बच्चों ये क्या होता है एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होता है जो कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है और साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ा होता है जो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए डीएनए के पाराकुंडलन के बारे में प्यारे बच्चों पढ़ते हैं कि डीएनए के पाराकुंडलन क्या होता है। तो सबसे पहले डीएनए के समस्त अणुओं का कुछ प्रोटीन की सहायता से बार बार क्या कुंडलन होना, कुंडलित होगी क्या केंद्रक में प्यारे बच्चों व्यवस्थित होना है डीएनए का पैकेजिंग या प्यारे बच्चों पाराकुंडलन कहलाती है। यहाँ पे समझिएगा कि डीएनए के समस्त अणुओं का कुछ प्रोटीन की सहायता से यानी कुछ प्रोटीन की सहायता से क्या होता है बार बार कई बार कुंडलन होकर केंद्र में क्या होता है प्यारे बच्चों याद रखना है कि व्यवस्थित हो जाता है और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं पैकेजिंग या पाराकुंडलन कहते हैं। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रायः मानव शरीर की कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाला डीएनए अणु बहुत लंबा होता है। यानी मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाला जो डीएनए अणु होता है ना वो लंबा होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पे याद रखना है कि मानव के प्रत्येक यहाँ पे कोशिका में डीएनए 46 की संख्या में पाए जाते हैं। यानी मानव के प्रत्येक कोशिका में डीएनए जो होगा 46 की संख्या में पाया जाएगा। अब देखिए कि एक कोशिका के सभी डीएनए की लंबाई लगभग 2 मीटर होती है। यानी एक कोशिका के सभी डीएनए की लंबाई प्यारे बच्चों कितना मीटर होती है, एक कोशिका के सभी डीएनए की जो लंबाई होगी प्यारे बच्चों 2 मीटर होगी और मानव शरीर में लगभग 10 की पावर 14 कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो अब 2 कोशिका होती है दूरी, मतलब कहने का मतलब क्या कि डीएनए की लंबाई लगभग 2 मीटर होती है और हमारे पास कोशिका कितना है हमारे शरीर में 10 की पावर 14 कोशिका लगभग है। तो क्या कर देंगे 2 से गुणा करा देंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा तो डीएनए की कुल लंबाई 2 के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर 14 होगी। अब इतने लंबे डीएनए का मानव की एक सूक्ष्म कोशिका के केंद्र में यहाँ पे क्या होते हैं समान असमान नहीं होता है। ठीक है, अतः डीएनए की लंबाई एक यहाँ पे देखिए विशेष प्रकार के प्रोटीन यहाँ पे हिस्टोन यहाँ पे याद रखना है किस सहायता से एक बार यहाँ पे कुंडलन होकर केंद्र में व्यवस्थित होती है जिसे डीएनए का पाराकुंडलन कहते हैं। अब इतना चीज होने के बाद क्या होती है डीएनए की लंबाई एक विशेष प्रकार के प्रोटीन जैसे हिस्टामिन की सहायता से क्या होती है प्यारे बच्चों यहाँ पे कई बार क्या होती है कुंडलन होकर केंद्रक में व्यवस्थित हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों डीएनए का द्विकुंडलन कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब ये क्वेश्चन आता है आपको ध्यान में रखना है कि डीएनए और आरएनए में अंतर लिखें। ठीक है, सबसे पहले डीएनए और आरएनए में अंतर लिखें। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि डीएनए आरएनए में अंतर क्या है। सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, सभी बच्चे ध्यान रखिएगा कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है। सबसे पहले डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है हम आपको बताते हैं। ठीक है,
डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है अब हम आपको बताते हैं। ठीक है, डीएनए क्या होता है, सबसे पहले याद रखिएगा कि इसका पूरा नाम क्या होता है, डिऑक्सी राइबो अम्ल होता है ना, एसिड यानी अम्ल होता है। अब देखिए इसका नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, राइबो न्यूक्लियक अम्ल होता है ना, यानी ये आपको याद रखना है। अब बताइए कि इसमें यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे देखिए AGTC एडिनिन ग्वानिन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थाइमिन साइटोसिन क्षारक पाए जाते हैं। तो हमने प्यारे बच्चों डीएनए की संरचना में पढ़ा था कि प्यारे बच्चों एडिनिन, यहाँ पे ग्वानिन और यहाँ पे याद रखना है थाइमिन और साइटोसिन क्षारक पाए जाते हैं। इसमें भी क्या होता है, एडिनिन ग्वानिन और प्यारे बच्चों यूरासिल और प्यारे बच्चों साइटोसिन इसमें पाया जाता है। चले, यह केंद्रक में पाया जाता है, ये क्या होते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं, या केंद्रक में क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं आरएनए में। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है कि यह अनुवांशिक पदार्थ यहाँ पे क्या होता है का काम करता है। ये जो डीएनए होता है एक अनुवांशिक पदार्थ हो जाए जो एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। यह प्रायः प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, प्रोटीन को संश्लेषित करना। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों प्रोटीन को क्या करना, एक जगह से दूसरे स्थान तक भेजना है ना, प्यारे बच्चों संदेशवाहक काम करना, ये सब काम होता है किसका, तो आपको याद रखना है आरएनए का। जबकि डीएनए का काम ये होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को यहाँ पे भेजना डीएनए का काम होता है। इसलिए डीएनए जो होता है अनुवांशिक पदार्थ होता है, आरएनए क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। यहाँ पे आपको याद रख लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़िए, अगला है कि डीएनए, यहाँ देखिए डीऑक्सी, यहाँ पे याद रखिएगा कि राइबो न्यूक्लियक अम्ल प्यारे बच्चों ये क्या होते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो पहला ए प्रकार का यहाँ पे ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए, ये क्या होते हैं, इसके प्रकार होते हैं। तो देख लीजिए, याद रखिएगा कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है जिसकी खोज फ्रेडरिक मिशन ने 1869 ईस्वी में की थी। डीएनए के प्रकाश कुछ इस प्रकार है, पहला है ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और प्यारे बच्चों क्या, जेड डीएनए। तो ये डीएनए के प्रकार है, अगर आपसे बोलेगा तो लिखिएगा ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए यहाँ पे और जेड डीएनए। और अनुवांशिक ये क्या होता है प्यारे बच्चों, एक पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। और प्यारे बच्चों इसके जो खोज करता है कौन है, तो फ्रेडरिक मिशन है। 1869 ईस्वी में इन्होंने अनुवांशिक पदार्थ की खोज की थी। अब देखिए कि यहाँ पे आरएनए है यानी राइबो न्यूक्लियक अम्ल है यानी राइबो न्यूक्लियक एसिड है, इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, हमने पढ़ा। ठीक है, आरएनए प्रायः कुछ विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थों के रूप में भी कार्य करता है। किस में, लेकिन ये विषाणुओं में करेगा, आरएनए करेगा लेकिन ये विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करेगा। आरएनए की प्रकार की बात करें तो आरएनए के प्रकार कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे याद रखिएगा कि अनुवांशिक आरएनए यानी प्यारे बच्चों एक है अनआनुवांशिक आरएनए। यानी प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि आरएनए भी दो प्रकार का होता है, पहला अनुवांशिक आरएनए, दूसरा अनआनुवांशिक आरएनए। ठीक है, अनुवांशिक आरएनए का मतलब क्या, ये प्यारे बच्चों अनुवांशिक पदार्थ के एक रूप से दूसरे रूप में भेजेगा, लेकिन किस में, विषाणुओं में। तो ये क्या कहलाएगा, अनुवांशिक आरएनए। और जो होता है वो अनआनुवांशिक, जो क्या करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं स्थानांतरित होता है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिएगा कि यूकेरियोटिक में 3 प्रकार के अनुवांशिक आरएनए पाए जाते हैं, है ना, अनुवांशिक आरएनए। ठीक है, आपको याद रखना है कि यूकेरियोटिक में 3 प्रकार के अनुवांशिक आरएनए क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से पाए जाते हैं, पहला संदेशवाहक आरएनए जिसको प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि एमआरएनए करते हैं, ट्रांसफर आरएनए जिसको टीआरएनए कहते हैं, राइबोसोम या आरएनए जिसको आरएनए करते हैं। ठीक है, अनुवांशिक आरएनए की बात किया जाए तो अनुवांशिक आरएनए कितने प्रकार के, एमआरएनए यानी एमआरएनए क्या होता है, संदेशवाहक होता है। ठीक है, टीआरएनए क्या होता है प्यारे बच्चों, ट्रांसफर आरएनए होता है जो प्यारे बच्चों क्या करता है, ट्रांसफर करता है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है, और एक होता है प्यारे बच्चों राइबोसोम, यहाँ पे देखिए राइबोसोमल आरएनए जिसको आरएनए कहते हैं। संदेशवाहक प्यारे बच्चों क्या होता है, अगर आपसे पूछेगा संदेशवाहक आरएनए कौन है, तो एमआरएनए है। ठीक है, अब देखिए कि संदेशवाहक आरएनए क्या होता है, तो प्यारे बच्चों एमआरएनए को हम लोग क्या कहते हैं, संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, एमआरएनए की बात किया जा रहा है। संदेशवाहक आरएनए किसे कहा जाता है, तो एमआरएनए को कहा जाता है संदेशवाहक आरएनए। प्यारे बच्चों डीएनए से प्राप्त अनुवांशिक सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाता है। देखिए अगर आपसे बोलेगा एमआरएनए क्या करता है, तो संदेशवाहक आरएनए को डीएनए से जो प्राप्त होता है, संदेशवाहक जो आरएनए होता है जो डीएनए से प्राप्त होता है उसको क्या करता है, अनुवांशिक सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाता है। इसलिए जैकब तथा मोनार्ड ने यहाँ पे याद रखना है कि मैसेंजर आरएनए नाम दिया था। या अगर पूछ देगा
पूछेगा कि यहाँ पे mRNA का नाम मैसेंजर किसने दिया था, तो जैकब तथा मोनार्ड ने mRNA का नाम मैसेंजर दिया था। देखिए अब देखिए कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कुल आरएनए का यहाँ पे 3.5% भाग mRNA होता है। यानी कहने का मतलब कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जो कुल आरएनए होता है उसका 3.5% भाग ही हमारा mRNA होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, mRNA जो होता है वो संदेशवाहक होता है, जो क्या करता है डीएनए से प्राप्त संदेश को क्या करता है प्यारे बच्चों, राइबोसोम तक ये पहुंचाता है। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए कि ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, जो एक टी प्रकार का होता है। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, वो टी प्रकार का होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालिएगा कि ट्रांसफर आरएनए आखिर है क्या, ट्रांसफर आरएनए आखिर है क्या। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए की बात करें बाबू, तो ट्रांसफर आरएनए क्या है कि कोशिकाओं में लगभग 100 प्रकार के प्यारे बच्चों क्या टी आरएनए पाए जाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारा आरएनए पाए जाते हैं। याद रखना है कि ट्रांसफार्मर आरएनए बहुत पाए जाते हैं, 100 प्रकार के पाए जाते हैं। यह कुल आरएनए का लगभग 15% भाग होता है ना। यहाँ पे याद रखना है कि जो हमारा mRNA है क्या होता है, कुल आरएनए का 3.5% भाग होता है। लेकिन जो टीआरएनए होता है प्यारे बच्चों, कोशिकाओं में लगभग 100 प्रकार के पाए जाते हैं और ये आरएनए का लगभग क्या होता है, जो टीआरएनए 15% भाग का ये निर्माण करता है। टीआरएनए एमिनो अम्ल ढोकर राइजोमियम तक यहाँ पे क्या करता है, कॉम्प्लेक्स को करता है ना। यानी जो टीआरएनए होता है क्या करता है, आपको याद रख लेना है कि अम्लों को ढोकर राइजोबियम क्या करता है प्यारे बच्चों, ले जाता है। यानी ये जो टीआरएनए है क्या करेगा, राइजोबियम तक इसको क्या करेगा, लेके जाएगा। जैसे प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है, टीआरएनए है। ठीक है, ये भी हमारा टीआरएनए है। ये क्या करता है, ढो के राइजोबियम तक इसको पहुंचाना होता है, इसीलिए प्यारे बच्चों इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। mRNA क्या कहा जाता है, संदेशवाहक आरएनए कहा जाता है। जो यहाँ पे डीएनए से जो संदेश मिलता है उसको क्या पहुंचाता है, तो आपको याद कर लेना है, राइजोबियम तक पहुंचाता है। लेकिन ट्रांसफार्मर आरएनए क्या कहता है, यहाँ पे याद रखना है कि ट्रांसफर आर्मर क्या कहता है, जो ट्रांसफर आरएनए होता है वो क्या करता है प्यारे बच्चों, ये आरएनए एमिनो अम्ल को ढोकर राइजोबियम तक ले जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अगला है कि यहाँ आप देखिए राइबोसोलम आरएनए क्या होता है ना। ये जो तीसरा आरएनए है राइबोसोलम आरएनए, ये क्या है। ठीक है, राइबोसोलम आरएनए ये क्या है, तो देखिए राइबोसोलम आरएनए के अंदर पाए जाने वाला आरएनए को आरआरएनए कहा जाता है। यानी राइबोसोलम के अंदर पाए जाने वाले आरएनए को आरआरएनए कहते हैं। इसे घुलनशील आरएनए भी कहा जाता है। या कुल आरएनए का लगभग 80% भाग होता है। कुल आरएनए का लगभग 80% भाग होता है। कौन, तो आरआरएनए। ठीक है, और यहाँ आप देखिए इसकी प्रमुख कार्य राइजोबियम का निर्माण करना है। इसका कार्य ही होता है राइजोबियम का निर्माण करना है। आरआरएनए क्या करता है, राइजोबियम का निर्माण करता है। और आपको याद बोल दिया जाए कि mRNA क्या करता है, तो डीएनए से जानकारी को क्या करता है प्यारे बच्चों, संदेशवाहक डीएनए को क्या करता है, राइजोबियम तक पहुंचाता है, जो कि प्यारे बच्चों कुल आरएनए का 3.5% भाग होता है। उसके बाद से प्यारे बच्चों बात किया जाए टीआरएनए क्या करता है, ट्रांसफार्मर आरएनए, तो ये अमीनो अम्ल को ढोकर राइजोबियम तक ले जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये कितना परसेंट भाग है, 15% भाग है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये थोड़ा सा हार्ड है लेकिन प्यारे बच्चों पढ़ना पड़ेगा। इसी टाइप का ये चैप्टर ही है कि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। देखिए अगला है कि अनुवांशिक कूट के बारे में जानकारी देने का श्रेय, प्यारे बच्चों सबसे पहले देख लिए अनुवांशिक कूट क्या होता है, जेनेटिक कूट क्या होता है। अनुवांशिक कूट में टोटल कितने कूट होते हैं, 64 कूट होते हैं, है ना। अब यहाँ पे याद रखिएगा अनुवांशिक कूट के बारे में जानकारी देने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि नेरर वर्ग को 1961 के उनके सहयोगियों को को जाता है। यानी कहने का मतलब खास करके किसको जाता है, नेरर वर्ग को जाता है और उसके सहयोगों को जाता है। अब देखिए जो सहयोगी होते हैं जिनकी यहाँ आप देखिए लित्यन्यता के कारण यहाँ आप देखिए mRNA अणु में उपस्थित त्रिगुणी संकेत को कोडोन या अनुवांशिक कूट भी कहा जाता है। जैसे अनुवांशिक कूट या प्रारंभिक कूट भी कहते हैं, प्रारंभिक कूट भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्या प्रारंभिक कूट भी इसको कहा जाता है। यानी AUG है ना, AUG क्या है, हमारा प्रारंभिक कूट है। क्या है हमारा, प्रारंभिक कूट भी कहा जाता है। अब देखिए जो जीवों में न्यूक्लियोटाइड्स के 3 समूह प्यारे बच्चों AAA, ATA और GCA TAT होता है, वो यहाँ आप देखिए विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल का संचरण करते हैं। ठीक है, अब देखिए सभी जीवों में प्रोटीन्स की यहाँ पे देखिए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल के यहाँ आप देखिए अनुक्रम यहाँ पे अनुवांशिक कूट के क्या होती है, अनुसार होती है। बाबू ये चैप्टर ही ऐसा है, नहीं समझ में आता है, इसको कैसे भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ पढ़िएगा। इसी टाइप का ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये चैप्टर ही होता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा।
अब देखिए कि अनुवांशिक कूट की विशेषता क्या है ना। अनुवांशिक जो कूट होती है उसकी विशेषता क्या होती है, ठीक है। अनुवांशिक कूट की विशेषता के बारे में बात किया जाए, अनुवांशिक कूट की विशेषता के बारे में बात किया जाए तो यह यहाँ आप देखिए त्रिक, यहाँ आप देखिए यह क्या होता है, याद रखना है कि यह त्रिक न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। यह क्या होता है, अति व्याप्ति नहीं होता है। इसमें प्रारंभिक और समापन कोड होते हैं, है ना, यानी प्रारंभिक कोड और यहाँ पे समापन कोड भी होते हैं। यह क्रमबद्ध होता है। यहाँ देखिए त्रिगुणी संकेत, यहाँ पे कामवाहिनी भी होता है। तो ये क्या है, इसकी विशेषता है। तो प्यारे बच्चों ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब डीएनए फिंगरिंग प्रिंटिंग क्या होता है, तो डीएनए फिंगरिंग प्रिंटिंग से जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता है प्यारे बच्चों, उंगली छापन, इससे क्या करते हैं हम लोग, अपराधी की जांच करते हैं, है ना, माता पिता की खोज करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से। तो याद रखिएगा डीएनए का यहाँ पे एंडो न्यूक्लियक एंजाइम की सहायता से प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, विदलन करके डीएनए खंडों को यहाँ पे मोचिंग द्वारा, यहाँ पे मैचिंग द्वारा क्या किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है। यानी कुछ बाल ले लिया गया, चाहे कुछ भी ले लिया गया, स्पर्म ले लिया गया, चाहे कुछ भी ले लिया गया, उसको पीस के प्यारे बच्चों छोटा छोटा यानी बलिदान यानी काट कूट के क्या किया जाता है, उसको मैचिंग करा के किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है कि यह है क्या, ठीक है। अब देखिए इस तकनीक की खोज यहाँ आप देखते हैं एलेक्स फ्रिजिक ने, प्यारे बच्चों फ्रेजी ने सन 1986 में की सी। अब यह कानूनी रूप से क्या है, वैध है, ठीक है, ये क्या है, अब वैध है। अब देखिए प्रत्येक जीव की डीएनए संरचना तथा अनुवांशिक यहाँ देखिए विशिष्ट और अन्य जीवों में अलग अलग होती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की विधि क्या होती है, सबसे पहले सुनिएगा। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की जो विधि होती है, डीएनए को पृथक्करण करना यानी शुक्राणु, रक्त या कंकाल लेना, है ना, शुक्राणु लेना या रक्त लेना, उसका बाल भी ले सकते हैं या कंकाल में भी ले सकते हैं, उसका कंकाल हड्डी हड्डी, डीएनए को काट कर यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे क्या करना, डीएनए को काट देना, यानी एंडो न्यूक्लियस एंजाइम द्वारा क्या करते हैं, डीएनए को काटते हैं पहले। यहाँ पे देखिए जेल, यहाँ पे याद रखना है कि वैद्युत कण संचलन करना, उसको जेल वैद्युत कण संचलन करेंगे और पो का यहाँ पे क्या करेंगे, BNTPRS के साथ जोड़ देंगे और फिंगर प्रिंटिंग लास्ट में करेंगे। तो जिससे क्या होगा, अपराधी की भी पता चल जाएगी, माँ बाप की भी पता चल जाती है इस विधि से, ठीक है। तो ये आप लोग प्यारे बच्चों ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इतना ही प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का महत्व जान लीजिए। बाबू ये चैप्टर बहुत हार्ड है, ठीक है, इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा। तो यहाँ देखिए पैतृक निर्धारण करना, व्यक्ति को निर्दोष साबित करने में, है ना, हत्या बलात्कार जैसी घटनाओं में दोषी की पहचान करने में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का, बाढ़ भूकंप में मारे गए लोगों की पहचान करने में, यानी जिसकी पहचान नहीं हो पाती है तो डीएनए अनुवांशिक जो यहाँ पे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता है उससे क्या होती है प्यारे बच्चों, उसका बाल ले लिए, चाहे उसकी जो हड्डी ले लिया गया, कुछ भी ले लिया गया, चाहे स्पर्म उसका ले लिया गया, उससे क्या होता है प्यारे बच्चों, उसकी पहचान होती है। तो ये क्लास प्यारे बच्चों उतना बेस्ट नहीं रहा है क्योंकि ये हार्ड होता है। तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।